स्टार्ट। नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक शख्सियत का जाना माना होना जरूरी नहीं है। सवाल ये है कि शख्सियत का ज्ञान क्या है। जी हाँ, मेरे साथ बैठे हैं ध्रुव का अग्रवाल, सीए के संगठन के अध्यक्ष, कंपनी सेक्रेटरीज के कई तरह के, उसके साथ साथ सामाजिक कामों में रुचि। आज देश में अजीब स्थिति है। प्रधानमंत्री हैं, घोषणाएं भी बढ़ियादार करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है जो किसानों के लिए घोषणाएं की या की जाएंगी, क्या प्रैक्टिकल धरातल पर उतरेंगी? कितना % उतरेंगी? उसका असर क्या होगा? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं संजय जी कि जो प्रधानमंत्री हैं, ना तो वो सीरियस हैं अपनी घोषणाओं के लिए, ना वो ईमानदार हैं। वो प्रधानमंत्री की जगह प्रचार मंत्री का कार्य कर रहे हैं। अभी आपको बिल्कुल बताया कि 10 करोड़ किसानों में 5 करोड़ किसान जो है गन्ना किसान है। गन्ना किसान में 2 तरह के रेट होते हैं, FRP और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस। इन्होंने घोषणा की कि गन्ने के रेट बढ़ाए जाएंगे, लेकिन गन्ने के रेट नहीं बढ़ाए गए, उसकी घोषणा की गई, लेकिन चीनी के रेट 8 रुपए किलो बढ़ा दिए गए। तो हालात ये हो रही है कि देने के नाम पे, किसानों को फायदा पहुंचाने के नाम पे होती है घोषणा, और जनता से पैसे लेने के नाम पे घोषणाएं नहीं होती, वो लेना शुरू हो जाता है। आज 2022 में, आज से 7 साल पहले ये सरकार में आए कि 2022 तक मैं किसानों की आय डबल कर दूंगा, लेकिन किसानों की आय इन्होंने ना तो डबल, तो क्या जितनी एडजस्टिंग थी यदि इन्फ्लेशन के हिसाब से देखा जाए, वो ना तो किसानों की आय, ना व्यापारियों की आय, ना आम जनता की आय, सारी इन्फ्लेशन के हिसाब से गिरी है। ये सरकारी रिपोर्ट है, 97% लोगों की आय गिर गई है, और यदि हम थोड़ा मॉडेस्ट भी जाए तो 90% लोगों की आय गिर चुकी। अभी ये जो सरकार है कहती है हम 500 रुपये सम्मान निधि देते हैं किसानों को। वो सम्मान निधि नहीं है, वो क्या है, अपमान निधि है कि हम 500 रुपये की भीख देते हैं। इसी तरह इन्होंने इंडस्ट्री के लिए किया, उद्योगों के लिए किया, व्यापार के लिए किया। पिछले 2 सालों में हर व्यापारी का कर्ज 40 से 50% बढ़ गया है। कर्ज और देना, उनको वही एक राहत किस तरह की देते हैं, भाई टैक्स और ज्यादा दे दो और आप पे हम कर्ज बढ़ा देते हैं। ये जो है ना, कर्ज सबका बढ़ चुका है, और जिस तरह इन्होंने फर्जी दवाइयाँ, फर्जी वैक्सीन दी, उससे मर्ज बढ़ चुका है। और हम जो है, क्योंकि हम पूरे देश का इस समय संपूर्ण क्रांति करना चाहते हैं, इसलिए हमारा फर्ज बढ़ चुका है। हम चाहते हैं किसानों को MSP मिले, हम चाहते हैं कि व्यापारियों पे जो अंधाधुंध टैक्स है वो खत्म हो, हम चाहते हैं युवाओं को रोजगार मिले। इसके लिए हमारे पास प्लान है, और सन 2024 में हम इसी प्लान के सहारे उतरेंगे मैदान के अंदर, सारी लोकसभा की सारी सीटों से। और 2022 का जो मिशन है, हम शुरुआत कर रहे हैं MCD से, और तीनों स्टेट के अंदर, गुजरात में, और गुजरात के अभी 5 शहरों में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, सूरत में, बड़ौदा में, अहमदाबाद में और बनाने का हमने प्लान बनाया है। और वहाँ पे शिमला के अंदर और ऊना के अंदर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्लान बनाया है। हिमाचल के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर भी इलेक्शन है, लेकिन अभी वहाँ का प्लान हमने नहीं बनाया, लेकिन तीनों स्टेट के अंदर हम लड़ेंगे और हम इनकम को डबल कर देंगे। उसका बिल्कुल सीधा साधा हमारे पास फार्मूला है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब मैनिपुलेटेड है। क्या होता है, जो बजट होता है
और जो डेफिसिट है बजट ये 10 महीने खर्च करते हैं, अप्रैल से लेके जनवरी तक का। फरवरी मार्च का जो बजट है वो फरवरी मार्च में कोई खर्चा नहीं करते, उसको दिखा देते हैं कि डेफिसिट हमारा अंडर कंट्रोल है या थोड़ा ही हमारा फिस्कल डेफिसिट है जो हमने बजट रखा, और उसको फिर अप्रैल में पेमेंट रिलीज करते हैं। इस तरह ये एक्चुअली में फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या चाहते हैं कि सरकार टैक्स घटाए, 40% टैक्स जो डीजल पे, पेट्रोल पे, तो पूरा हमारे पे प्लान है, लेकिन हम इस प्लान को हम 1 महीने बाद रिवील करेंगे, जो फाइनेंशियल प्लान है, क्योंकि अभी हमने देख लिया कि इस समय इनका बजट आ गया, ये हमारा इनका बजट देख लिया हमने, मोदी जी का, हमने सारी स्टेट के बजट देख लिए, लेकिन अभी हमें पंजाब का बजट 1 महीने के अंदर केजरीवाल नया लाता है। इन सब के बजट की हमने एनालिसिस के लिए रिसर्च टीम हमने बैठा रखी है, उसके बाद हम अपना प्लान रिवील करेंगे। नहीं तो क्या हो रहा है, आज तक जितने प्लान हैं, मैं 95 से आंदोलन कर रहा हूँ, जो प्लान जिस किताब में लिख के हमने इनको बैठ किए उसी प्लान को ये आगे लाते हैं, लेकिन उसको ईमानदारी से नहीं लाते। ध्रुव जी, आपकी बात तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। सवाल ये है कि देश का गरीब आदमी भूखा है, कोई घास खा रहा है, कोई पेड़ों की टहनियां खा रहा है, और 5 किलो राशन में से परिवार कैसे चल रहा होगा, और वो दिखाते हैं जैसे लोगों को भीख दी गई, जबकि जनता का पैसा है, कोई इनके घर का पैसा नहीं। इसी तरह जब आपने बात की टैक्सेशन की, अब जो उत्पादन होता है उसमें या तो आयातित सामान है या इंडिजिनस सामान है, दैट्स ऑल। लेकिन उस पे कितने टैक्स शुरुआत से अंत तक लगते हैं? 100% से ज्यादा टैक्सों की दर कुल मिला के हो जाती है, और फिर कहते हैं कि देश का हर नागरिक ईमानदार हो। तो आपको क्या लगता है, क्या इस प्रकार से ईमानदारी आएगी? क्या यही टैक्सेशन रहेगा या 120% होगा? कैसे चलेगा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, टोटल 22,000 लाख करोड़ की हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हिंदुस्तान के, और यदि 22,000 लाख करोड़ 1% भी रिटर्न साल का दें तो हमारे पे इतना फंड हो सकता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, नेचुरल रिसोर्सेज दे दिए माफियाओं के हाथ, और छोटे छोटे व्यापारियों को, छोटे छोटे जो कंज्यूमर को ये दे रहे हैं, केवल 500 रुपये महीने ये किसानों को दे रहे हैं, श्रमिकों को दे रहे हैं, वो भी 500 रुपये महीने से ज़्यादा नहीं। उसके बाद में अनाज दे रहे हैं, वो 100 रुपये महीने से ज़्यादा का नहीं है। जबकि इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, 3,30,000 करोड़ रुपया केवल ये पेट्रोल और डीजल पे ले रहे हैं। और वो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में हर गरीब से वसूला जा रहा है। हर एक गरीब से, आप चाय पी रहे हैं, चाय के अंदर भी टैक्स है, ये जो कप है, इस कप के अंदर भी टैक्स है। तो हर गरीब को से जिससे ये ले रहे हैं, इसको यदि वो 500 रुपये दिखा रहे हैं, लेकिन 2,000 रुपये उसका पहले से ही खींच ले रहे हैं। हमने जो प्लान बनाया है वो बिल्कुल ऑथेंटिकेट प्लान है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन अभी उसको पूरी तरह हम स्टडी करने के बाद 1 महीने बाद रिवील करेंगे। सबसे ऑथेंटिक डेटा है टैक्सेशन डिपार्टमेंट का। 46 करोड़ हमारे यहाँ पैन कार्ड है, हिंदुस्तान में 46 करोड़ पैन कार्ड हैं, और टोटल हमारे यहाँ 40,000 में 6 करोड़ रिटर्नें भरी जाती हैं इनकम टैक्स की। 6 करोड़ में से 3 करोड़ रिटर्न बिना टैक्स की होती हैं, नील। उन 3 करोड़ में से केवल 1 करोड़ से भी कम जो रिटर्न है वो 80% कंट्रीब्यूट करती हैं, और बाकी जो 2 करोड़ है वो 20% करती हैं। तो हम क्या चाहते हैं कि केवल 2 डेटा है
जो टैक्स देने वाले और जो ना टैक्स देने वाले। जो टैक्स देने वाले हैं उनसे जो लिया जा रहा है और जो ना टैक्स देने वाले हैं, हम चाहते हैं हर एक को 5,000 रुपीज मिले। उस 5,000 रुपये मिलने से, उसके लिए हम क्या चाहते हैं, टैक्स मत लगाइए आप, क्योंकि 2 महीने बाद अगले साल आप फिर लेते हैं लोन। क्योंकि आप बजट में हम कहते हैं सरकार केवल भी जो है लोन ले ले शुरू में ही, अप्रैल में वो लोन ले ले। जिस तरह हम लोन लेके व्यापार बढ़ाते हैं और उसके रिटर्न से हम पैसा दे देते हैं, लोन ले ले, लेकिन जनता के हाथ में पैसा पहुंचे। यदि जनता के हाथ में, ये अमेरिका की स्टडी है, यदि कोरोना में उन्होंने $1 किसी को, जनता को बांटा, तो टैक्स के रूप में वो घूम घूम के $1.25 सरकार के पास आ रहा है। यहाँ भी यदि आपने केवल 1,20,000 करोड़ का जो मामला है, 3,30,000 करोड़ आप टैक्स पे करते हैं, यदि 40% सब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी यदि आप पेट्रोल डीजल पे टैक्स घटा दें। दूसरी बात, हर गरीब आदमी को एमएसपी देने में आपको क्या प्रॉब्लम है? आज की डेट में 86% किसानों को, पंजाब वालों को एमएसपी मिल रही है और किसी यूपी में 5% को भी नहीं मिल रही है। उसकी वजह से वहाँ अन्न का जो अन्न बांट रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है? पंजाब से आ रहा है। यदि आप आज की डेट में एडिबल ऑयल, दालें, केवल बात करते हैं गाय गोबर की, मैं गाय का गौशाला का मैं खुद ट्रस्टी हूँ और गाय की जो काउंसिल है उसका भी मैं मेंबर हूँ, एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मैं भारत सरकार के अंदर भी मेंबर हूँ, लेकिन मैं आप और रिसोर्स कमेटी का चेयरमैन हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप एडिबल ऑयल, दालें, खाद्य पदार्थ इंपोर्ट रोकिए, किसानों को दीजिए पैसा। किसान, दालें नहीं उग रही हैं, दालों के लिए विदेशों में पैसा जा रहा है, ऑयल नहीं हो रहा है, एडिबल ऑयल। जितनी जूस कंपनियां हैं वो सारा आम का पल्प और सारे का पल्प खरीद रहे हैं स्विट्जरलैंड से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दूसरी चीज, क्रूड ऑयल, टारगेट दिया था धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मिनिस्टर्स को कि 90% आपको जो है क्रूड का 10% घटाना है, 15% और बढ़ा दिया इंपोर्ट। तो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है कि हिंदुस्तानी किसानों को जितना ये पैसा नहीं दे रहे, उससे ज्यादा विदेशी किसानों को दे रहे हैं इंपोर्ट सब्सिडी करके। सारे खाद के कारखाने बंद कर दिए यहाँ पे और खाद इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा पैसा क्या, हमको इन्होंने गुलामी और दिवालियापन की, हर किसान को दिवालिया बना दिया, हर मजदूर को दिवालिया बना दिया, हर छोटे व्यापारी को दिवालिया बना दिया। पिछले जब से नोटबंदी और ये आई है, हर दुकानदार पे, हम जब पैदा हुए थे तो हम देखते थे जो दुकानदार था वो दुकानदार व्यापार भी चलाता था और ब्याज पे पैसा भी उधार देता था। आज कोई दुकान ऐसी नहीं मिली होगी जिसकी लिमिट ना हो, जिसपे कर्जा ना हो। कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं मिलेगी आपको जिसपे कर्जा ना हो। सब कर्जे में डूबी हुई है। और सुनिए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, ऑडिट बंद कर दिए जिससे इनकी पकड़ी नहीं जाए। उसमें हर एक के अंदर यदि असलियत देख दी जाए तो पता लगे हम दिवालिया देश के अंदर रह रहे हैं। उन्होंने ऑडिट बंद कर दिया। ऑडिट पहले आरबीआई कराती थी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, अब कह दिया वही बैंक देगी, और बैंक भी देगी वो कुछ ही ब्रांचों का कराएगी, और कुछ ब्रांचों का कराएगी वो भी रिश्वत दे के ऑडिट हो रहा है। जब मेरे को आपके हाथ में ऑडिट है तो आप ही के खिलाफ कैसे लिखूंगा, क्योंकि अगली बार आप दोगे नहीं। ध्रुव जी, आपसे आखिरी सवाल कर रहा हूँ। आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई, बताई। सवाल ये है, देश का किसान भूखा है, मजदूर तड़पता है। हम बड़े शहरों की चकाचौंध में देश को नहीं देखते। हम दिल्ली में बैठकर, आप दिल्ली में बैठकर, नोएडा में बैठकर देश की असलियत से वाकिफ नहीं होते। आप सीए के नजरिए से देखते हैं, कोई नेता के नजरिए से देखता है, कोई पत्रकार के नजरिए से देखता है, लेकिन इंसान के रूप में देश की समस्याओं को देखना कब शुरू होगा? देखिए, ऐसा है कि
इन डिग्रियों से भ्रमित ना हो मेरी से। मैं ये 19 साल की उम्र में सीए बन गया था। 19.5 साल की उम्र में सीए भी था, सीएस भी था, एलएलबी भी था। उसके बाद गांव का 6 करोड़ लोगों को रोजगार देने का मेरी फाइनेंस कंपनी है, मैक्रो फाइनेंस है। 1 करोड़ लोगों को मैं रोजगार दे चुका हूँ और 6 करोड़ लोगों को रोजगार असरकारी तरीके से, सरकार में हूँ, मैं दूंगा। जितनी बड़ी मैगजीन है, यथावत है राम बहादुर राय जी की, उसके अंदर मेरे लेख छपते रहते हैं। 350 IAS और IPS अफसर मेरी इस फाइनेंस कंपनी के थ्रू मेरे पे काम कर रहे हैं। उनको मैं मैक्रो फाइनेंसिंग कराता हूँ, नीचे लेवल पे, हर गांव के अंदर। गांव की समस्या के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 करोड़ गांव वो हैं, मैं गांव से बहुत वाकिफ हूँ। और मैं दलित समाज के स्कूल, कंबुहान स्कूल होता था हमारे फिरोजाबाद में, वहाँ से पढ़ा हूँ। खुद पट्टी ले जाके, खुद अपना बोरी ले जाके हम पढ़ते थे। और हमने 10वीं क्लास के अंदर हमने इंग्लिश सीखी, 9th के अंदर इंग्लिश सीखी। और सीए में, जब उस समय हिंदी मीडियम नहीं होता था, हमने हिंदुस्तान का यंगेस्ट सीए बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, पार्लियामेंट का एक्ट अमेंड किया। उसके बावजूद भी हमारा मन गांव में, देश में, इसलिए हम 2000 से किताबें लिख रहे हैं, शेपिंग इंडिया ऑफ अवर ड्रीम। क्योंकि जब हम विदेश पढ़ने गए, हमने देखा कि भारत विश्व गुरु, देश आजाद हुआ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के हर कोने में गाया गया, लेकिन हुआ क्या? कुछ नारों के सहारे कुछ धूर्त और मूर्ख स्वार्थी लोगों ने, जो अकल में शून्य और चालाकी में लोमड़ी की तरह, उन्होंने सत्य हथिया ली। उनके नारों ने, प्रजातंत्र के नारे दे दे के, राजशाही को, जब वो जन्म दिवस मनाते थे जो लोग, है ना, और उसके राजशाही भी शर्मा जाती थी। लेकिन हमने धरातल पे काम किया, धरातल पे काम कर रहे हैं। और अदरवाइज हमने 24 साल की उम्र तक लार्जेस्ट फैक्ट्री लगा ली थी, कोठी बना ली थी। 27 साल की उम्र में हमने बेसिकली पैसे कमाने से रिटायरमेंट लेके इस काम के लिए कर रहे हैं। इसलिए यदि कोई कहे कि गांव की समस्या, दलित की समस्या, और हम उस समस्या को समझते हैं, कोई भी 51 के 51 जो किसान आंदोलन शुरू किया, चाहे BM सिंह हो, राजू शेट्टी हो, प्रदीप धनकर हो, ओम धनकर हो, संजीव शास्त्री हो, सब हमसे राय लेते हैं। MSP के लिए भी, एक के लिए। अभी 21, 22, 23 को किसान सम्मेलन होने जा रहा है। कनाडा में बैठे हुए सरदार है, पूरी रात हमसे बात करके सलाह लेते हैं। हमने पूरा देश को, इसको बदलना है और बदलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तानाशाही एटीट्यूड हो गया। एक आदमी जिसको हम लोगों ने बड़ी इच्छा से चुना था, नरेंद्र मोदी, उसने 7 साल के अंदर अपने एक मार्गदर्शक मंडल की एक बैठक नहीं बनाई। उसने बिना किसी से सलाह लिए 3 बिल लगाए, बिना चर्चा के, और बिना किसी चर्चा के उनको वापस ले लिया। केवल वो ये दिखाना चाहता था हम जनता से संवाद नहीं करना चाहते, जनता के सरोकार से नहीं करना चाहते, जबकि, लेकिन उसकी वजह से इकोनॉमी को उसने ग्रिप में कर रखा है। इसलिए GDP गिर रही है। जो GDP दिखाई भी दे रही है, वहाँ डेटा का मिसमैच है। वो कल बहुत सारी चीज़ें दिखावटी हैं और रियल में इनकम इतनी ज़्यादा गिरी है, और उसमें कुछ लोगों की असमानता इतनी बढ़ी है कि आप ये समझ लिए कि इसके अंदर यदि हम लोग आगे नहीं आएंगे तो एक ऐसा आंदोलन होगा, गृह युद्ध होगा, जिसके अंदर शीशे वालों के दरवाजे टूटेंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हम इस काम को, कि गृह युद्ध ना हो, ये एक ऐसा देश है जो हमेशा विश्वास करता है सामंजस्य में, समता में, तो ये लाने के लिए हम प्रयासरत हैं और हम करके रहेंगे। हम आपको बस बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव जी, बहुत बहुत धन्यवाद।